19.1 परिचय। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। श्री 420। राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म श्री 420 इंच के गाने का कोरस शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। यह जानना दिलचस्प है कि यह गीत विदेश में रहने वाले दक्षिण एशियाई मूल के लेखकों द्वारा बनाई गई विभिन्न फिल्मों और उपन्यासों में कैसे दिखाई दिया है। उदाहरण के लिए, सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेस में जिब्रील फरिश्ता का किरदार, जो अमिताभ बच्चन और M.T. रामाराव का मिश्रण है, यह गाना तब गाता है जब वह इंग्लिश चैनल में फ्लाइट 420 के नष्ट होने के बाद धरती पर गिर जाता है। मीरा नायर की फिल्म मिसिसिपी मसाला में गाना एक टेप रिकॉर्डर पर तब बजाया जाता है जब युगांडा के एक एशियाई परिवार को जबरन उनके घर से निकाल दिया जाता है और इंग्लैंड से अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। श्री 420 इंच में मुख्य किरदार राजकुमार सक्सेना भेष बदलने में माहिर है। वह अपने कपड़े, मेकअप और व्यवहार को बदलकर विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक पहचान को अपना सकता है। वह अपने भीतर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहचानों को अपना सकता है। इस संदर्भ में कोई यह तर्क दे सकता है कि यह गीत प्रवास, विस्थापन और हमारी यात्राओं के दौरान नई जड़ें खोजने के लिए एक गान के रूप में कार्य करता है। गाने में जोकर चार्ली चैपलिन की याद दिलाता है, मिश्रित अंतर्राष्ट्रीय पोशाक पहनता है, फिर भी इन बाहरी परिवर्तनों के बावजूद उसका दिल गहराई से भारतीय रहता है। क्या वह प्रवासियों के लिए एक प्रोटोटाइप है? पहचान पर बातचीत की जटिल प्रक्रिया में फिल्म, संगीत और सिनेमाई प्रतिनिधित्व ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से बॉलीवुड सिनेमा इस संदर्भ में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह प्रवासियों के लिए अपने गृह देश से संपर्क के रूप में कार्य करता है और साथ ही प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से परिचित कराता है। सुमिता एस चक्रवर्ती का तर्क है कि भारतीय व्यावसायिक सिनेमा दुनिया भर में भारतीय मूल के लोगों के लिए भावनात्मक निवेश का प्रतीक बन गया है। यह किसी की उत्पत्ति की इच्छा की चुनौतीपूर्ण अवधारणा का आह्वान करता है, जो अक्सर असुविधा, अपराध और दर्द की भावनाओं के साथ होती है। ये भावनाएं विस्थापित लोगों के बीच पहचान बनाने के संघर्ष के केंद्र में हैं। बम्बई सिनेमा और फिल्मी गाने भारतीय प्रवासियों के बीच सामाजिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चक्रवर्ती 1993 के अनुसार ये हिंदी फिल्में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह प्रतिनिधित्व उनके अतीत और वर्तमान, उनकी मूल संस्कृति और उनके द्वारा अपनाई गई नई संस्कृति, उनके घर और विदेशी भूमि में उनके नए घर, और उनकी राष्ट्रीयता और प्राकृतिक नागरिक बनने की प्रक्रिया के बीच स्पष्ट मानसिक सीमाएं बनाने के प्रयास के रूप में कार्य करता है। यह काल्पनिक भारत अक्सर अतीत में जमा हो जाता है, जिसे दोबारा नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह एक अलग स्थान और समय में अपनी पहचान का प्रतीक और पुष्टि करने के लिए आता है। चक्रवर्ती 1993। इस संदर्भ में बॉम्बे फिल्में अपनी राष्ट्रीय पहचान की खोज के लिए एक विस्थापित मंच के रूप में काम करती हैं। हालांकि बॉम्बे फिल्मों और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध को महज पुरानी यादों के रूप में लेबल करना एक अधूरा परिप्रेक्ष्य होगा। भारतीय लोकप्रिय सिनेमा ने भारत से बाहर के बाजारों को तेजी से प्रभावित किया है। अतीत में ये बाजार मुख्य रूप से बड़ी संख्या में भारतीय आप्रवासी समुदायों वाले क्षेत्रों में थे। फिर भी 1990 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय सिनेमा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है। यह इकाई यह पता लगाएगी कि बॉलीवुड सिनेमा प्रवासी भारतीयों को कैसे चित्रित करता है
और यह जांच करेगा कि प्रवासी लोग बॉम्बे सिनेमा का उपभोग कैसे करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बॉलीवुड के बाहर एक अलग प्रकार के सिनेमा पर चर्चा करेंगे, जिसे दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्मों के रूप में जाना जाता है। इन फिल्मों में शुरुआत में बॉलीवुड सिनेमा से अलग विशेषताएं थी, लेकिन धीरे धीरे ये इससे प्रभावित हो गई। हालांकि भारतीय लोकप्रिय सिनेमा का कई वर्षों से वैश्विक प्रशंसक आधार रहा है, लेकिन 1990 के दशक के अंत तक इसमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका केंद्रीय विषय नहीं बन पाई थी। इसलिए यह इकाई मुख्य रूप से 1990 के दशक के बाद की अवधि पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें रोमांटिक फिल्म शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदी सिनेमा ने इस दौरान केवल परिवार और रोमांस ही नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों को भी संबोधित किया। हालांकि तेजी से बढ़ती वैश्वीकृत दुनिया में भारतीय पारिवारिक मूल्यों का प्रचार 1990 के दशक के दौरान लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रमुख और लगातार विषय के रूप में उभरा है। इस विचार को कभी खुशी कभी गम, जिसे के 3G कहा जाता है, और कल हो ना हो जैसी फिल्मों में उजागर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय प्रवासी फिल्म निर्माताओं ने भी अपनी फिल्मों में रुचि के साझा क्षेत्र का सुझाव देते हुए इस विषय को उठाया है। प्रवासी भारतीय फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में घर, अपनेपन और बाहरी लोगों की तरह महसूस करने से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया है। वे आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों में पाए जाने वाले शैलियों के विशिष्ट मिश्रण से बचते हुए अपनी फिल्मों में वास्तविक जीवन की स्थितियों को चित्रित करने पर अड़े रहे हैं। हालांकि पारिवारिक मूल्य उनके काम में एक बढ़ता हुआ विषय रहा है। जब हम फिल्मों में भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बारे में सोचते हैं, तो कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहले, आप्रवासियों को उनके गृह देश और उनके नए मेजबान राष्ट्र से जुड़ने में मदद करने में बॉलीवुड सिनेमा क्या भूमिका निभाता है? दूसरा, प्रवासी फिल्म निर्माता अपने समुदाय को स्क्रीन पर कैसे चित्रित करते हैं और वे अपने आसपास के बदलते परिवेश के साथ कैसे तालमेल निभाते हैं? इसलिए इस इकाई का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मिश्रण, संस्कृतियों के सम्मिश्रण और बाहरी प्रभावों से भरे सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म एक प्रभावी उपकरण के रूप में कैसे कार्य करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह इकाई केवल उन चर्चाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान कर सकती है जो दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीयों के संबंध में भारतीय लोकप्रिय सिनेमा के बढ़ते विश्लेषण में प्रचलित है। ये चर्चाएं उत्तरौपनिवेशिक अध्ययन, सामाजिक मानवविज्ञान, फिल्म अध्ययन और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। हालांकि हम यहाँ इस बात पर प्रकाश डालने की उम्मीद करते हैं कि दक्षिण एशियाई प्रवासी सिनेमा और कुछ हद तक बॉलीवुड न केवल स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच मौजूद है, बल्कि संस्कृति की दुनिया में भी एक अद्वितीय स्थान रखता है। 19.2 बॉलीवुड और प्रवासी उपभोग और प्रतिनिधित्व। अपनी पुस्तक बॉलीवुड सिनेमा, टेम्पल्स ऑफ डिजायर में विजय मिश्रा ने भारतीय प्रवासियों के जीवन में भारतीय लोकप्रिय सिनेमा की भूमिका को समझने के महत्व पर जोर दिया है। वह प्रवासी गठन के 2 विशिष्ट उदाहरण बताते हैं। पहला, उपनिवेशों में गिरमिटिया मजदूरों का आंदोलन, और दूसरा 1960 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शुरू हुआ आर्थिक प्रवास। बाद के चरण के प्रवासियों को अक्सर NRI, अनिवासी भारतीय, के रूप में जाना जाता है, और मिश्रा के अनुसार उन्होंने भारतीय प्रवासी और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को देखने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जो इस प्रवासी को एक महत्वपूर्ण दर्शक वर्ग के रूप में मानते हैं। मिश्रा का कहना है
कि फिल्म उद्योग ने अपनी फिल्मों के लिए एक आकर्षक बाजार के रूप में देर से पूंजीवाद के इस प्रवासी को तेजी से लक्षित किया है। ये फिल्में पश्चिम के क्षेत्र को धन और विलासिता के वांछित स्थान के रूप में चित्रित करती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सिनेमा द्वारा समर्थन किया जाता है। मिश्रा का तर्क है कि प्रवासी पहचान की अवधारणा अपने मतभेदों के कारण राष्ट्र-राज्यों द्वारा हाशिए पर रखे जाने और अस्वीकार किए जाने की भावना से उभरती है। भारतीय प्रवासियों के लिए बॉलीवुड उनकी मातृभूमि का एक टुकड़ा उनके पास लाने और दक्षिण एशियाई प्रवासी बनाने वाले विविध भाषाई और राष्ट्रीय समूहों के बीच काल्पनिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। मिश्रा भारतीय लोकप्रिय सिनेमा को कल्पना और सामाजिक जीवन के बीच संबंध को वैश्वीकरण और क्षेत्रीयकरण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं। हालांकि बॉलीवुड की इस व्याख्या के साथ एक संभावित मुद्दा दक्षिण एशिया को भारत के एकल ओरिएंटल संस्करण में समरूप बनाने की प्रवृत्ति है। इस संदर्भ में बॉम्बे सिनेमा एक विशिष्ट जातीयता को पूरा करता है, उनकी धारणाओं को आकार देता है और सांप्रदायिक एकजुटता की एक अंतर्राष्ट्रीय भावना पैदा करता है। मिश्रा का सुझाव है कि बॉम्बे सिनेमा का उपभोग सक्रिय रूप से साझा सांस्कृतिक मुहावरों के साथ एक भारतीय प्रवासी को आकार देता है, अनिवार्य रूप से एक कल्पित समुदाय का निर्माण करता है, जहां बॉलीवुड सिनेमा एक आत्मनिर्भर सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट घटना के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्याय में विजय मिश्रा घर, अपनेपन और सांस्कृतिक पहचान की अवधारणाओं के साथ साथ इन विचारों को आकार देने में बॉलीवुड की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। मैरी गिलेस्पी का शोध इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खोजती है कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों के रूप में पहचान करने का क्या मतलब है, और वह इस बारे में नृवंश विज्ञान संबंधी पूछताछ करती है कि ब्रिटिश एशियाई लोग ब्रिटेन और भारत दोनों को कैसे देखते हैं, खासकर हिंदी फिल्मों के उपभोग के संबंध में। गिलेस्पी के शोध से पता चलता है कि साउथहॉल, लंदन में युवा ब्रिटिश एशियाई लोगों के बीच भारतीय फिल्में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में उनके विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से भारत नहीं आए हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने भारत का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ये फिल्में उनके जीवन के अनुभवों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में काम करती है। गिलेस्पी 1995-81। परंपरा और आधुनिकता, ग्रामीण और शहरी जीवन, गरीबी और अमीरी, समुदाय और व्यक्तिवाद, नैतिकता और बुराई के विचार इन फिल्मों के बारे में चर्चा में महत्वपूर्ण पहलू है। वे इस बात को बहुत प्रभावित करते हैं कि विदेशों में रहने वाले युवा दक्षिण एशियाई लोग इन फिल्मों को कैसे देखते हैं। गिलेस्पी का कहना है कि लड़कियों और लड़कों के भारतीय सिनेमा को देखने के तरीके में उल्लेखनीय अंतर है। युवा लड़कियां फिल्मों में दर्शाए गए सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, कहानियां दोबारा सुनाती है। इसके विपरीत लड़के इस बात से अधिक चिंतित हैं कि फिल्मों में भारत और भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, और वे अक्सर इन चित्रणों को अस्वीकार कर देते हैं। गिलेस्पी का सुझाव है कि परिप्रेक्ष्य में यह अंतर ब्रिटेन में नस्लवाद के अनुभव से आंशिक रूप से प्रभावित है। यह नस्लवाद इस बात को आकार देने में भूमिका निभाता है कि लोग हिंदी फिल्मों की व्याख्या कैसे करते हैं और मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से वे भारतीय समाज को कैसे समझते हैं। हिंदी फिल्में विभिन्न शैलियों का मिश्रण है, जो अक्सर विशिष्ट कहानी विषयों के आसपास बनाई जाती है। रोजी थॉमस 3 मुख्य विषय बताते हैं: दोस्ताना, जहां मजबूत पुरुष मित्रता रोमांटिक हितों पर विजय प्राप्त करती है; खोया और पाया,
जहां माता पिता और बच्चे अलग हो जाते हैं और बाद में फिर से मिल जाते हैं, जिसमें आमतौर पर गलत पहचान के मामले शामिल होते हैं, और बदला, जहां गलत काम करने वालों को बदला लेने वाले नायकों से वह मिलता है जिसके वे हकदार हैं। देखें थॉमस 1985-125। जरूरी बात यह है कि ये फिल्में दर्शकों को भावनात्मक रूप से अपनी ओर खींचती हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव आनंद का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि यह न केवल इस बात से बनता है कि फिल्म कैसे बनाई गई है, बल्कि उन गानों से भी बनती है जो फिल्म के भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं। गिलेस्पी 1995, 84 से 85। हिंदी फिल्मों में संगीत एक महत्वपूर्ण तत्व है। आंतरिक आवाज के समान, यह छिपी हुई इच्छाओं, भावनाओं और सपनों को व्यक्त कर सकता है, जिन्हें अक्सर कल्पनाओं के रूप में दिखाया जाता है और वास्तविकता से पलायन होता है। संगीत भावनाओं की याद दिलाने के रूप में भी काम कर सकता है, जो एक ऐसे समाज में रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों से बचने का रास्ता प्रदान करता है, जो आप्रवासी समुदायों के लिए अप्रिय हो सकता है। घरेलू पारंपरिक मूल्यों और पश्चिमी प्रभावों के बीच फंसी दक्षिण एशियाई लोगों की युवा पीढ़ी के लिए संगीत पलायन और राहत का एक रूप प्रदान करता है। इसके अलावा गिलेस्पी यह भी बताते हैं कि कैसे हिंदी फिल्में भारतीय प्रवासियों की पुरानी पीढ़ियों द्वारा अपने बच्चों और पोते पोतियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं में निहित मूल्यों और विश्वासों के बारे में सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। फिल्में युवा और वृद्ध दोनों को परिवार, कर्तव्य, प्रेमालाप और विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राय बनाने की अनुमति देती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जहां युवा लोग पारंपरिक संस्कृति को चुनौती देने के लिए भारतीय फिल्मों का उपयोग करते हैं, वहीं कई माता-पिता सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए उनका उपयोग करते हैं। उक्त 87 बॉक्स 19.1 बॉलीवुड एक उपकरण के रूप में। बॉलीवुड दक्षिण एशियाई प्रवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मूल्यवान उपकरण है। यह उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को नया आकार देने और समझाने में मदद करता है। साथ ही यह इन परंपराओं को तोड़ भी सकता है। लोगों का हिंदी फिल्में देखने का तरीका इस बात को दर्शाता है। 1960 और 70 के दशक में ये फिल्में ब्रिटेन में रविवार की सुबह जैसे अजीब समय पर दिखाई जाती थी, लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने इन्हें सिनेमाघरों में दिखाना बंद कर दिया क्योंकि लोगों ने वीसीआर का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर जी टीवी और बी4यू जैसे केबल और सैटेलाइट टीवी चैनल एशियाई प्रवासियों के लिए लोकप्रिय हो गए। 1990 के दशक में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों ने फिर से हिंदी फिल्में दिखानी शुरू कर दी। इसका कारण वीडियो को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के 6 महीने बाद तक रोककर वीसीआर पर जारी करने की प्रथा थी। इससे उन्हें एक बार फिर सिनेमाघरों में प्रदर्शित करना लाभदायक हो गया। यश चोपड़ा उन अग्रदूतों में से थे जिन्होंने प्रवासी बाजार की व्यावसायिक क्षमता को देखा। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए 1997 और 1998 में लंदन और न्यूयॉर्क में कार्यालय स्थापित किए। यश चोपड़ा के लिए उनकी फिल्में सिर्फ बॉम्बे, लंदन और न्यूयॉर्क के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि यूएस में दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए भी थी, और कनाडा। यह संबंध इतना मजबूत था कि 2002 में ड्वायर ने इसे अपनी फिल्मों की काल्पनिक दुनिया के रूप में वर्णित किया। इसके अलावा यश चोपड़ा की फिल्मों की लोकप्रियता दक्षिण एशियाई दर्शकों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने गैर दक्षिण एशियाई दर्शकों को भी आकर्षित किया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध से हिंदी फिल्में लगातार यूके और यूएस में शीर्ष 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में बनी हुई है।
ऐसा करने वाली पहली फिल्म 1998 में मणिरत्नम की फिल्म दिल से थी। विपणन के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टिकट की कीमतों से होने वाला राजस्व भारत में उनकी कमाई से लगभग 10 गुना अधिक हो सकता है। इस नए बाजार में फिल्म प्रेमियों की एक नई पीढ़ी है जो एशियाई प्रवासी से आती है। इन फिल्म देखने वालों की शिक्षा अंग्रेजी में हुई है और वे अपनी शिक्षा और मीडिया उपभोग की आदतों दोनों में पश्चिमी सांस्कृतिक परिवेश में बड़े हुए हैं। ब्रिटिश एशियाई समुदाय में इनमें से कुछ लोग अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी नहीं बोलते हैं। इसके बजाय वे मुख्य रूप से पंजाबी, गुजराती या बांग्लादेशी भाषाएं बोलते हैं। इसलिए इस समूह में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। राचेल ड्वायर के अनुसार इस समुदाय की युवा पीढ़ी मुख्य रूप से हिंदी फिल्में देखकर हिंदी सीखती है। वे हिंदी सिनेमा से संबंधित अतिरिक्त सामग्री जैसे साउंड ट्रैक, फिल्म फेयर और स्टारडस्ट जैसी प्रशंसक पत्रिकाओं, साथ ही नवीनतम फिल्म रिलीज के बारे में टेलीविजन कार्यक्रमों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये संसाधन दुकानों, सैटेलाइट टेलीविजन और विभिन्न वेबसाइटों और ऑनलाइन चर्चा मंचों पर उपलब्ध है। यह बॉलीवुड के व्यापक और तेज उपभोग की अनुमति देता है। बॉलीवुड उद्योग वैश्वीकृत हो गया है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह वैश्वीकरण प्रवासी संदर्भ के लिए विशिष्ट है। बॉलीवुड फिल्मों और दक्षिण एशियाई प्रवासियों में बढ़ती रुचि से संकेत मिलता है कि बॉलीवुड की शैली का सिर्फ पैसा कमाने से परे एक सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए हिंदी सिनेमा को शुद्ध पलायनवाद कहना बहुत सरल है। राजेंद्र दुधराह का तर्क है कि हमें इस बारे में अधिक गहराई से सोचना चाहिए कि पलायनवाद से हमारा क्या मतलब है। उनका सुझाव है कि हमें बॉलीवुड का अध्ययन केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में करना चाहिए। दुधराह का यह भी कहना है कि हमें इसे वास्तविक सामाजिक मुद्दों से जोड़ना चाहिए। उनका तर्क है कि हमें सिनेमा को एक वैश्विक उद्योग के रूप में, फिल्मों को लोकप्रिय संस्कृति के रूप में और सिनेमा अपने दर्शकों से कैसे जुड़ता है, इसके बारे में रचनात्मक रूप से सोचने की जरूरत है। इस पर चर्चा करने के लिए हम जांच कर सकते हैं कि बॉलीवुड कैसे बनता और खपता है। प्रवासी भारतीयों के लिए बॉलीवुड का हमेशा सांस्कृतिक मूल्य रहा है, लेकिन उस सांस्कृतिक मूल्य को परिभाषित करना मुश्किल है, खासकर जब इसे केवल प्रवासी भारतीयों के लिए उदासीनता या अल्पसंख्यक संस्कृति के कामुक चित्रण के रूप में देखा जाता है। हम इन संकीर्ण विचारों से कैसे बच सकते हैं? 2001/2002 में यूके में बॉलीवुड का क्रेज इसका एक अच्छा उदाहरण है। लंदन में सेल्फ्रिज ने अपने बेसमेंट को बॉलीवुड थीम वाले स्थान में बदल दिया और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय ने सिनेमा इंडिया, द आर्ट ऑफ बॉलीवुड नामक एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इमेजिन एशिया के हिस्से के रूप में चुनिंदा फिल्मों के साथ दौरा किया और A.R. रहमान के संगीत के साथ एंड्रयू लॉयड वेबर द्वारा निर्मित बड़े बजट की संगीतमय बॉम्बे ड्रीम्स का लंदन में प्रीमियर हुआ। बॉम्बे ड्रीम्स बॉलीवुड की संगीत और दृश्य शैली से प्रेरित है, जिससे यह संगीत के रूप में पैक किया गया एक शानदार दृश्य बन गया है। सबसे पहले इसने मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन मौखिक प्रचार ने अधिक विविध भीड़ को आकर्षित किया। इससे दर्शकों और भारत के चित्रण पर सवाल उठते हैं। A.R. रहमान का संगीत एक बड़ा आकर्षण था, लेकिन मीरा सयाल द्वारा लिखित शो ने भारत की कौन सी छवि प्रस्तुत की? क्या यह सच्चा बॉलीवुड प्रतिनिधित्व था या यह सिर्फ रंगीन विदेशीता थी?
बॉलीवुड की एक ठोस नकल होने के कारण यह शो प्रभावी होने के लिए बॉलीवुड के सामान्य तत्वों पर बहुत अधिक निर्भर था। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम इन शो और घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। पश्चिमी संस्कृति में बॉलीवुड के हालिया जश्न के बावजूद यह याद रखना जरूरी है कि यह 11 सितंबर के हमलों के बाद दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदायों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह बहुसंख्यक संस्कृति और उसके अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संबंधों को जटिल बनाता है। यह इस बात पर भी सवाल उठाता है कि प्रवासी फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को कहाँ रखा जाए, जो बॉम्बे सिनेमा की तरह व्यावसायिक नहीं हो सकती हैं। साथ ही इस चर्चा में बॉम्बे सिनेमा कहाँ फिट बैठता है। बॉलीवुड के आउटपुट और व्यापक दर्शकों को देखते हुए क्या हम इसे एक विशिष्ट सिनेमा कह सकते हैं? इस पर बढ़ते आलोचनात्मक ध्यान से पता चलता है कि संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है और भारतीय लोकप्रिय सिनेमा को न केवल राष्ट्रीय सिनेमा के रूप में बल्कि वैश्विक सिनेमा के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन क्या यह सचमुच हॉलीवुड के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? कौर और सिन्हा का सुझाव है कि फिल्म अध्ययन में बॉम्बे सिनेमा का अध्ययन लोकप्रिय संस्कृति में वैश्वीकरण की भूमिका की व्यापक समझ की अनुमति देता है। हॉलीवुड फिल्मों के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का उपयोग जब बॉलीवुड फिल्मों पर लागू किया जाता है तो कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है। विद्वान अक्सर बॉलीवुड को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसे वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए बॉलीवुड फिल्मों को उनकी शर्तों पर समझने के लिए नए तरीके विकसित करना महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण के संदर्भ में बॉलीवुड को एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जा सकता है जो हॉलीवुड द्वारा प्रचारित सांस्कृतिक समानता का प्रतिकार करती है। भारतीय व्यावसायिक सिनेमा के दुनिया भर में प्रसार ने विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को जन्म दिया है। जब फिल्म अध्ययन की बात आती है तो लोकप्रिय सिनेमा के मूल्य को पहचानने के बारे में बहस चल रही है। हालांकि भारतीय लोकप्रिय फिल्मों और जन मनोरंजन में बढ़ती रुचि तीसरी दुनिया में फिल्म निर्माण के बारे में चर्चा को संतुलित करने में मदद करती है। इसके लिए हमें फिल्म निर्माण की एक अलग शैली से जुड़ने की आवश्यकता है जो पश्चिमी फिल्म निर्माण मानदंडों का पालन न करे। बॉलीवुड पर चर्चा करते समय हमें सांस्कृतिक उत्पादन के लोकप्रिय रूपों पर विचार करना चाहिए जो विविध पृष्ठभूमि और अनुभवों के लोगों को फिल्म स्क्रीन के सामने एक साथ लाते हैं। ये बहसें वैश्विक, राष्ट्रीय, लोकप्रिय और जन संस्कृति के बीच संबंध से संबंधित सवालों के इर्दगिर्द घूमती है, जैसा कि 1993 में चक्रवर्ती के काम पृष्ठ 10 में उल्लेख किया गया है। परिणामस्वरूप एक राष्ट्र की अवधारणा और प्रवासी भारतीयों और राष्ट्र के बीच संबंध निरंतर बहस के क्षेत्र बन जाते हैं, जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। फिल्म के माध्यम से प्रवासी भारतीयों की पहचान को परिभाषित करने की प्रक्रिया को भारतीय लोकप्रिय सिनेमा पर उनके अध्ययन से चक्रवर्ती और विरदी के शब्दों को जोड़कर सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसे इम्पर्सोनेशन और सिनेमैटिक इमेजिनेशन के बीच संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसे फिल्म श्री 420 के गीत में भी दर्शाया गया है। इन दोनों रूपकों में हम परिवर्तनशीलता, परिवर्तन, तनाव, विरोधाभास, मान्यता की अवधारणाओं की पहचान कर सकते हैं। अलगाव, सतह और गहराई, ये वे द्वंद्व हैं जिन्होंने लंबे समय से भारतीय मानसिकता को परेशान किया है और भारतीय राष्ट्रीयता पर आत्मचिंतन में योगदान दिया है। भारतीय लोकप्रिय सिनेमा इन बहसों और वार्ताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और इसने प्रतिरूपण को अपनी अनूठी पहचान के रूप में स्थापित किया है। चक्रवर्ती के अनुसार यह केवल इस विचार को पुष्ट करने से परे एक उद्देश्य को पूरा करता है
कि फिल्में जीवन की नकल करती हैं, पात्र वास्तविक लोगों की नकल करते हैं और फिल्म देखने का अनुभव सपनों की नकल करता है। प्रतिरूपण में बाहरीकरण की प्रक्रिया, सतह के साथ खेलना और पहचान की निश्चित धारणाओं को अस्वीकार करना शामिल है। वैश्विक संदर्भ में बॉलीवुड अभी भी मुख्य रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भारत अभी भी अपनी काल्पनिक दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसे यह पहचानना होगा कि एक फिल्म उद्योग के रूप में यह दुनिया भर के विभिन्न दर्शकों को यह बताने का एक साधन है कि भारतीय होने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड फिल्में इस बात में भूमिका निभाती हैं कि कैसे प्रवासी समुदाय अपनी भारतीय पहचान को समझते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाते हैं। कौर और सिन्हा ने एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा प्रस्तावित की है जो बॉलीवुड के बारे में सामान्य चर्चाओं से परे दिखती है, जो अक्सर इसके अद्वितीय सूत्रों या राष्ट्रवादी विचारधाराओं पर केंद्रित होती है। इसके बजाय वे स्थानीय और वैश्विक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच जटिल संबंधों पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि बॉलीवुड अपनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समाजों और प्रवासी समुदायों के विविध नेटवर्क को जोड़ने की शक्ति रखता है। यह बदले में इस बात को प्रभावित करता है कि दुनिया भर के प्रवासी राष्ट्रवाद की अवधारणा की कल्पना कैसे करते हैं। 1990 के दशक और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय कल्पना का विचार अब स्थिर नहीं है। इस अस्थिरता का उदाहरण सुधन्वा देशपांडे ने 1990 के दशक की पारिवारिक थीम वाली फिल्मों की चर्चा में दिया है। अपने प्रवासी भारतीयों के साथ बॉलीवुड का संबंध हमें पाठकों और दर्शकों दोनों के रूप में एक वैश्विक उद्योग के रूप में सिनेमा, लोकप्रिय सांस्कृतिक पाठ के रूप में फिल्मों और सिनेमा और उसके दर्शकों के बीच मौजूद रिश्तों के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने की चुनौती देता है। इस संदर्भ में, जबकि भारत बॉलीवुड का प्राथमिक लक्ष्य बाजार बना हुआ है, यह पहचानना तेजी से महत्वपूर्ण है कि बॉलीवुड व्यापक दर्शकों को भी आकर्षित करता है, खासकर दक्षिण एशिया और इसके प्रवासी समुदायों में। चिंतन और क्रिया 19.1 अपने प्रवासी भारतीयों की तुलना में बॉलीवुड के उपभोग और प्रतिनिधित्व के पैटर्न की व्याख्या करें। शीर्षक अपने प्रवासी भारतीयों की तुलना में बॉलीवुड के उपभोग और प्रतिनिधित्व के पैटर्न। परिचय। मुंबई, भारत में स्थित हिंदी भाषा फिल्म उद्योग बॉलीवुड ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक मान्यता और बड़े पैमाने पर अनुयायी हासिल किए हैं। यह अपनी जीवंत कहानी, गीत और नृत्य दृश्यों और जीवन से बड़े पात्रों के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे है और इसने दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण प्रवासी अनुयायी विकसित किया है। यह प्रतिबिंब अपने प्रवासी भारतीयों की तुलना में बॉलीवुड के उपभोग और प्रतिनिधित्व के पैटर्न की पड़ताल करता है और उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनमें प्रवासी समुदायों द्वारा बॉलीवुड फिल्मों का उपभोग और चित्रण किया जाता है। खपत के तरीके। सिनेमाई अनुभव। भारत के भीतर बॉलीवुड फिल्मों की खपत अक्सर एक अद्वितीय सिनेमाई अनुभव द्वारा चिन्हित होती है। थिएटर उत्साही दर्शकों से भरे होते हैं जो फिल्म देखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, गाने गाते हैं, अपने पसंदीदा अभिनेताओं के लिए जयकार करते हैं और उत्सव का माहौल बनाते हैं। प्रवासी, विशेष रूप से महत्वपूर्ण भारतीय आबादी वाले देशों में विशेष थिएटरों में स्क्रीनिंग में भाग लेकर इस अनुभव को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रीमिंग सेवाएं, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के उदय के साथ बॉलीवुड फिल्में प्रवासी भारतीयों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को बॉलीवुड फिल्मों की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, अक्सर कई भाषाओं में उपशीर्षक के साथ।
इस सुविधा ने बॉलीवुड फिल्मों की पहुंच वैश्विक दर्शकों तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदाय। प्रवासी भारतीयों का बॉलीवुड का उपभोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदायों पर उनके जुड़ाव से निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रशंसक चर्चा मंच, प्रशंसक पृष्ठ और समूह बनाते हैं और उनमें भाग लेते हैं, जहां वे अपनी राय, समीक्षाएं और यहां तक कि प्रशंसक सिद्धांत भी साझा करते हैं। इस ऑनलाइन उपस्थिति ने वैश्विक प्रशंसक समुदाय बनाने में मदद की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। कई प्रवासी समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म समारोह और पुरस्कार शो आयोजित करते हैं, जो बॉलीवुड का जश्न मनाते हैं। ये आयोजन प्रवासी भारतीयों और उद्योग के बीच संबंध को मजबूत करने, अपनेपन और सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। प्रतिनिधित्व पैटर्न। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व। बॉलीवुड फिल्में अक्सर भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को चित्रित करती हैं। वे पारिवारिक गतिशीलता, त्योहारों और रीति-रिवाजों का प्रदर्शन करते हैं, जो प्रवासी भारतीयों के लिए पुरानी यादों के स्रोत के रूप में काम करते हैं। बॉलीवुड में सांस्कृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व उनकी जड़ों से जुड़ाव की भावना बनाए रखने में मदद करता है। विविधता और समावेशिता। बॉलीवुड विविधता और समावेशिता के प्रतिनिधित्व में विकसित हुआ है। उद्योग ने भारत की अधिक समावेशी छवि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के अभिनेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। यह प्रतिनिधित्व प्रवासी भारतीयों के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उनके अपने बहुसांस्कृतिक अनुभवों को दर्शाता है। वैश्विक सेटिंग्स। बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों में तेजी से वैश्विक सेटिंग्स की खोज की है। दुनिया भर के विदेशी स्थानों पर फिल्माई गई फिल्में प्रवासी भारतीयों को गर्व की भावना और बहुसांस्कृतिक दुनिया में रहने के अपने अनुभवों से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। चुनौतियां और रूढ़ियां। अपने सकारात्मक पहलुओं के बावजूद बॉलीवुड को कुछ रूढ़ियों, जैसे लैंगिक भूमिकाएं और घिसी-पिटी कहानियां, को कायम रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रवासी भारतीय अक्सर इन मुद्दों को संबोधित करने और फिल्मों में अधिक समावेशी और प्रगतिशील प्रतिनिधित्व पर जोर देने के लिए चर्चा और सक्रियता में संलग्न होते हैं। निष्कर्ष। अपने प्रवासी भारतीयों के साथ बॉलीवुड के उपभोग और प्रतिनिधित्व के पैटर्न गहराई से जुड़े हुए हैं। स्ट्रीमिंग सेवाओं के उपयोग और ऑनलाइन समुदायों में सक्रिय भागीदारी सहित बदलते उपभोग पैटर्न को अपनाकर बॉलीवुड ने सफलतापूर्वक वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है। साथ ही यह प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध और पहचान की भावना को बढ़ावा देते हुए भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करना जारी रखता है। हालांकि उद्योग को रूढ़िवादिता को दूर करने और अधिक समावेशी और विविध बनने की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। प्रवासी इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे बातचीत और कार्यों में संलग्न होते हैं, जो बॉलीवुड के प्रतिनिधित्व की दिशा को प्रभावित करते हैं। निष्कर्षतः बॉलीवुड और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध गतिशील और बहुआयामी है, जो बदलते समय के साथ विकसित हो रहे हैं और वैश्वीकृत दुनिया की जटिल पहचान को दर्शाते हैं। यह संबंध न केवल बॉलीवुड फिल्मों की खपत को आकार देता है, बल्कि उद्योग के विविध, विश्वव्यापी दर्शकों के लिए भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। 1990 के दशक के दौरान बॉलीवुड फिल्म उद्योग ने लोकप्रिय मसाला फॉर्मूले में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। इन परिवर्तनों ने हिंदी फिल्मों को एडवर्ड जॉनसन द्वारा पहचानी गई 5 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करना मुश्किल बना दिया: मुस्लिम सामाजिक फिल्में, भक्ति फिल्में या पौराणिक फिल्में, मसाला फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में और सामाजिक फिल्में, जैसा कि दुधरा 2006-33 में बताया गया है।
दुधराह ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि 1990 के दशक में प्रवासी बाजार के बढ़ते महत्व के कारण सुभाष घई की 1997 की फिल्म परदेस ने इन विषयगत भेदों को चुनौती दी। परिणामस्वरूप फिल्म निर्माताओं ने स्थापित परंपराओं और शैलियों पर पुनर्विचार और समायोजन करना शुरू कर दिया, जिससे एक नए मसाला फॉर्मूले का निर्माण हुआ। वहीं 65-96 मिश्रा ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हाल के वर्षों में, विशेष रूप से बॉम्बे सिनेमा में, प्रवासी भारतीयों के अपने संस्करण को चित्रित करने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में, जबकि प्रवासी बॉम्बे सिनेमा के माध्यम से मातृभूमि के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं, बॉम्बे सिनेमा स्वयं को चित्रित करने की तुलना में प्रवासी भारतीयों को अधिक अनुकूल रूप से चित्रित करने का प्रयास करता है। मिश्रा 2002 245। हालांकि यह पूरी तरह से एक नई अवधारणा नहीं हो सकती है, क्योंकि मिश्रा ने मनोज कुमार की 1970 की फिल्म पूरब और पश्चिम को एक उदाहरण के रूप में उजागर किया है, जिसमें परंपरा आधुनिकता विभाजन को नाटकीय बनाने के लिए पूर्व पश्चिम विरोधाभास का इस्तेमाल किया गया था। प्रवासी अब बॉलीवुड सिनेमा का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण सलाम नमस्ते जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है। मिश्रा का मानना है कि 1970 और 1990 के दशक की शुरुआत के बीच क्षेत्रीयकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई। भारतीय बाजार के खुलने से इस प्रक्रिया में तेजी आई। इसने मातृभूमि और प्रवासी लोगों को यात्रा की संभावना के माध्यम से करीब आने की अनुमति दी। मिश्रा के अनुसार यात्रा की इस संस्कृति में फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे विदेशों में, मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी राज्यों और स्विट्जरलैंड में स्टार कॉन्सर्ट और फिल्म निर्माण इकाइयों के आयोजन जैसे कार्यक्रम भी होते हैं। उदाहरण के लिए, फरहत हुसैन 1986 से बॉलीवुड मनोरंजन शो का आयोजन कर रहे हैं। सबसे हालिया शो सेंसेशन 2005 था, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान जैसे प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपनी फिल्मों के हिट गाने प्रस्तुत किए थे। विदेशी लोकेशन, खासकर स्विट्जरलैंड, हिंदी फिल्मों का नियमित हिस्सा बन गए हैं। मिश्रा के अनुसार ये संगीत कार्यक्रम प्रवासी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के साथ साथ प्रवासी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वह इन संगीत समारोहों को बॉलीवुड सितारों के लिए प्रवासी दर्शकों के सामने पश्चिमी लोकप्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने और पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। हालांकि इस तर्क की प्रेरकता पर बहस हो सकती है, खासकर हाल के घटनाक्रमों के आलोक में। इन विकासों ने फिल्म, थिएटर और संगीत में सांस्कृतिक क्रॉसओवर को अधिक बार और आसानी से होते देखा है, जिसे अक्सर दक्षिण एशियाई समुदाय द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन, संक्षिप्त रूप में हक, ने बड़ी सफलता हासिल की, जिससे पारिवारिक फिल्में एक बार फिर लाभदायक विकल्प बन गई। इसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, संक्षेप में DDLG, की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। एक ऐसी फिल्म जिसे प्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ड्वायर का मानना है कि DDLG यश चोपड़ा के रोमांटिक ड्रामा से प्रेरणा लेता है। इसमें एक सम्मोहक कहानी, सुंदर दृश्य, उत्कृष्ट स्थान, यादगार गाने शामिल है और इसमें यश चोपड़ा के रोमांस की छाप है। हालांकि यह युवा प्रेमियों के बीच रोमांस में परिवार की भूमिका के अधिक रूढ़िवादी चित्रण में भिन्न है। ड्वायर 2005-76। DDLG में आदित्य चोपड़ा एक अनोखे विषय की खोज करते हैं,
जहां प्रेमी अपने जुनून के विकसित होने पर सीधे तौर पर समाज के प्रतिबंधों और वर्जनाओं को चुनौती नहीं देते हैं। इसके बजाय वे कभी-कभी कठोर, फिर भी नेक इरादे वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझाने का प्रयास करते हैं। वही 141। एक और विशिष्ट विशेषता यह है कि विदेशी स्थानों को कैसे चित्रित किया जाता है। जबकि स्विस आल्प्स को रोमांस के पनपने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में दिखाया गया है, लंदन को एक ठंडे और गुमनाम शहर के रूप में चित्रित किया गया है, जो अव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मध्यवर्गीय परमाणु परिवार का घर है। दूसरी ओर पंजाब को लंबे समय से वांछित मातृभूमि के रूप में चित्रित किया गया है, जहां पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित किया जाता है, परिवार और प्रेम का स्थान वही। फिल्म में लंदन को रोमांस के लिए अनुपयुक्त स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जबकि स्विस आल्प्स प्यार के खिलने की पृष्ठभूमि है और पंजाब वह जगह है जहां जुनून पूरी तरह से प्रकट होता है। ड्वायर 2005-76। फिल्म की प्रेरक शक्ति नायक राज शाहरुख खान का अपनी नायिका सिमरन काजोल के प्रति प्यार है, जो उसे एक बिगड़ैल लड़के से एक जिम्मेदार वयस्क में बदल देता है। यह परिवर्तन पारिवारिक बंधनों और भावनाओं के महत्व पर जोर देता है। उक्त 78। ड्वायर ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि फिल्म पारिवारिक रिश्तों और भावनाओं पर प्रकाश डालती है, इस बात पर जोर देती है कि भारतीय होने का मतलब सिर्फ नागरिकता से ज्यादा पारिवारिक मूल्यों को साझा करना है। इसलिए फिल्म की भावनात्मक गहराई विदेशी भूमि से भारत लौटने की कहानी के बजाय कथा के केंद्र में है। वही यह भावनात्मक गहराई मुख्य रूप से काजोल और शाहरुख के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में सन्निहित है। पश्चिमी उपस्थिति लेकिन पूर्वी संदेश के साथ आदित्य चोपड़ा की 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पर करीब से नजर डालने पर हम समझ सकते हैं कि मिश्रा का क्या मतलब था जब उन्होंने तर्क दिया कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, साथ ही हम आपके हैं कौन, एचएएच के 1990 के दशक में बॉलीवुड सिनेमा को नया आकार दिया। डीडीएलजे प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में भारतीय पहचान को व्यक्त करने के लिए परिवार, प्रेमालाप और विवाह के विचारों को जोड़ता है, जैसा कि 1998 में ओबेरॉय ने समझाया था। मिश्रा इसे प्रवासी भारतीयों में भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व और उपभोग करने के बारे में एक मौलिक कार्य मानते हैं। प्रवासी समुदाय के साथ फिल्म की सफलता सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि यह प्रवासी व्यक्ति को कैसे चित्रित करती है। हालांकि मिश्रा का मानना है कि डीडीएलजे का प्रवासी भारतीयों का चित्रण बॉलीवुड की अपनी परंपराओं के ढांचे के भीतर बनाया गया है और वैधता और न्याय के लिए प्रवासी भारतीयों के व्यापक संघर्ष के साथ संरेखित नहीं है। 2002 में मिश्रा का तर्क है कि फिल्म विभिन्न प्रवासी कल्पनाओं को नया आकार देती है, जिन्हें बाद में मातृभूमि द्वारा प्रवासी जीवन की वास्तविकता में बदल दिया जाता है, जो प्रवासी भारतीयों की आकांक्षाएं बन जाती है। इन कल्पनाओं को फिल्म हाक की चर्चा में पैट्रिसिया ओबेरॉय ने अरेंज्ड लव मैरिज कहा है, उसमें व्यक्त की गई है। यह फिल्म पारंपरिक भारतीय पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती नहीं देती है। मिश्रा के अनुसार बलदेव सिंह का मानना है कि इंग्लैंड में अपने मतभेदों को बरकरार रखना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी पहचान खो देंगे। क्या यह सिर्फ त्रिसत्तात्मक परिवार के पिता को एक विरोधी या बाधा के रूप में चित्रित कर रहा है, जिसे दोनों प्रेमियों सिमरन और राज को दूर करना होगा? या जैसा कि मिश्रा ने ठीक ही पूछा है, क्या यह राष्ट्र राज्य से जुड़े बिना या कोई संकरता दिखाए बिना जातीय निरपेक्षता का प्रतिनिधित्व है? घर की अवधारणा के बारे में क्या? यह इस कथा में कहाँ फिट बैठता है? क्या आप वर्तमान में जहाँ हैं, उससे अधिक यह इस बारे में है कि आपने क्या छोड़ा है?
या क्या यह लोकप्रिय मामलों पर वर्षों तक पश्चिम की चापलूसी करने के बाद प्रवासी भारतीयों के आत्माश्वासन की एक नई भावना की अभिव्यक्ति है? या शायद क्या यह आदित्य चोपड़ा की भारतीय संस्कृति की व्याख्या है, जो घरेलू दर्शकों के लिए संस्कृति के स्थायी मूल्यों पर जोर देने के लिए प्रवासी भारतीयों पर आधारित है? ये विचारोत्तेजक प्रश्न है जिनसे एक दर्शक के रूप में हमें जूझना चाहिए और इनके प्रति सचेत रहना चाहिए। सिमन के लिए, विशेषकर बेटी के लिए, उसकी मातृभूमि को उसकी भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसका यूरोपीय दौरा पारिवारिक दबावों से बचने का एक साधन प्रतीत होता है। इसलिए फिल्म पंजाब में सिमन के पिता के मूल देहाती स्थान के विपरीत पृष्ठभूमि के रूप में स्विस आल्प्स में राज और सिमन की सुखद यूरोपीय सेटिंग स्थापित करती है। हाक के साथ डीडीएलजी ने एक प्रवृत्ति शुरू की और कथानक के समान रूपांतरण हुए हैं, जिसका एक उदाहरण परदेस है। संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम भी वापसी के कथात्मक मॉडल का अनुसरण करती है। मिश्रा के अनुसार बॉलीवुड सिनेमा इन फिल्मों के माध्यम से मातृभूमि और प्रवासी भारतीयों की एक काल्पनिक कथा का निर्माण करता है, जो निहित प्रवासी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो अब एक विदेशी राष्ट्र में रहता है जो खतरा महसूस कर सकता है। मिश्रा इस संदर्भ में दो प्रमुख रुझानों की पहचान करते हैं। सबसे पहले विदेशी स्थानों पर महत्वपूर्ण निर्भरता है, जो घरेलू दर्शकों के लिए अपरिचित हो सकते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीयों के लिए पहचाने जाने योग्य हैं। दूसरे, भारतीय प्रवासी में रहने वाले बड़े पंजाबी समुदाय के कारण पंजाबी लोकाचार बॉम्बे सिनेमा के पुराने उत्तरी भारतीय लोकाचार को विस्थापित कर रहा है। यह इकाई प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है वे लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रवासी भारतीयों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। हम यह भी सोचना चाहते हैं कि उनके बारे में कहानियों और विचारों को भारतीय लोगों के लिए कुछ अच्छे के रूप में कैसे देखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में प्रवासी भारतीयों को कैसे दिखाया जाता है। हमें पूछना चाहिए कि क्या ये चित्रण सही है और क्या ये जीवन के प्रति सच्चे होने चाहिए। एक तरफ हमें इन चित्रणों को उसी तरह समझना चाहिए जिस तरह बॉलीवुड हमसे चाहता है। दूसरी ओर हमें बॉलीवुड से परे विदेशों में रहने वाले दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों द्वारा बनाई गई फिल्मों के बारे में भी सोचना चाहिए। बॉम्बे सिनेमा प्रवासी भारतीयों की अपनी व्याख्या पेश करता है, जिसे कुछ लोग गलत व्याख्या मानते हैं। मिश्रा के अनुसार यह आंशिक रूप से मातृभूमि प्रवासी संबंधों को समझने के तरीके के कारण है। प्रवासी भारतीयों को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां विचलन की अनुमति है, जबकि मातृभूमि को कालातीत नैतिक मूल्यों के स्रोत के रूप में देखा जाता है। बम्बई सिनेमा ने भी प्रवासी भारतीयों के बारे में अपना एक स्टीरियोटाइप स्थापित किया है। मिश्रा स्वीकार करते हैं कि बॉम्बे सिनेमा अपने स्वयं के विश्वासों के साथ प्रवासी भारतीयों से संपर्क करता है। इसलिए डीडीएलजे और परदेस जैसी फिल्मों को वैश्विक प्रवास के संदर्भ में पेश करने वाली कहानी के अलावा वह इन फिल्मों को प्रवासी भारतीयों के अनुभव के सच्चे प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को विदेशों में रहने वाले दक्षिण एशियाई समुदाय के फिल्म निर्माताओं द्वारा अधिक गहराई से खोजा गया है, जो प्रवासी समुदाय के भीतर सामाजिक तनाव और विदेशी मेजबान संस्कृति के साथ उनकी बातचीत का गहराई से अध्ययन करते हैं। बॉलीवुड सिनेमा की दोहरी भूमिका है। एक ओर यह विदेश में रहने वाले धनी अनिवासी भारतीय एनआरआई की छवि बनाता है और दूसरी ओर यह प्रवासी भारतीयों के लिए एक काल्पनिक मातृभूमि का निर्माण करता है। कौर इस विचार का विस्तार करती है। उनका मानना है
कि एनआरआई का आदर्शीकरण एक नए प्रमुख समूह के गठन में योगदान देता है, हालांकि इसे एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां आर्थिक और वितरण नेटवर्क यह निर्धारित करते हैं कि वास्तविक भारतीय होने का क्या मतलब है। कौर और सिन्हा 2005 314। वह बॉलीवुड सिनेमा की सरलीकृत व्याख्या का भी विरोध करती है, जो बॉक्स ऑफिस की सफलता और टीवी रेटिंग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अक्सर उन्हें बिना आलोचनात्मक विश्लेषण के एनआरआई, अनिवासी भारतीय, पुरानी यादों के विचार से जोड़ दिया जाता है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए वह प्रवासी फिल्म निर्माण की दुनिया में उतरती है। उनका सुझाव है कि समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में निहित है। कई दूसरी या तीसरी पीढ़ी के दक्षिण एशियाई लोग जरूरी नहीं कि भारत को अपनी मनोराजनीतिक कल्पना के केंद्र के रूप में देखें। कौर का तर्क है कि बॉलीवुड अनिवार्य रूप से एक अतिरूढ़िवादी यूरो केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है, जो सुझाव देता है कि अन्य क्षेत्रों के प्रवासी पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में फिट नहीं होते हैं। यह प्रवासी इतिहास की विशिष्टताओं और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक राजनीति को स्वीकार किए बिना उन्हें प्रस्तुत करता है। फील्डवर्क के दौरान अपने अध्ययन और साक्षात्कारों के माध्यम से कौर को पता चला कि प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने की बॉलीवुड की कोशिशों के कारण प्रवासी भारतीयों में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के साथ एक उल्लेखनीय अलगाव पैदा हो गया है। इन फिल्मों को स्नेह और अस्वीकृति के मिश्रण के साथ स्वीकार किया जाता है। समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन फिल्मों में एनआरआई के चित्रण में विविधता की कमी है, क्योंकि वे अक्सर समृद्ध उच्च मध्यम वर्गीय उत्तर भारतीय परिवारों को चित्रित करते हैं। ये फिल्में प्रवासी भारतीयों की विविध वर्ग और जातीय स्थितियों को नजरअंदाज करती है। कौर का कहना है कि यह सामान्यीकरण निवासी भारतीय शब्द में निहित है, जो मानता है कि एक एनआरआई का मुख्य रुझान भारतीय है, भले ही वे वहां पैदा नहीं हुए हों। अपने फील्डवर्क के दौरान कौर ने जिन व्यक्तियों से बातचीत की उनमें से कुछ ने इस धारणा पर आपत्ति जताई। भारतीयता और प्रामाणिकता के बारे में इन चर्चाओं के भीतर घर की अवधारणा और पश्चिम में कथित अप्रामाणिक घर के विपरीत प्रामाणिक मातृभूमि के रूप में भारत की स्थिति के बारे में अधिक राजनीतिक रूप से बहस चल रही है। यह परिप्रेक्ष्य अक्सर मातृभूमि में हरे भरे खेतों में नाचते किसानों की रोमांटिक कल्पना के साथ होता है। इन विचारों को देखते हुए सवाल उठता है कि दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्म निर्माताओं, पटकथा लेखकों और निर्देशकों द्वारा बनाई गई फिल्मों को कहां और कैसे रखा जाए, जैसे माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, द बुद्धा ऑफ सुबर्बिया, माई सन द फेनेटिक, भाजी ऑन द बीच, मिसिसिपी मसाला, ईस्ट इज ईस्ट, बेंड इट लाइक बेकहम, अनीता एंड मी, बॉलीवुड हॉलीवुड, लाइफ इज नॉट ऑल हा हा ही, और भी बहुत कुछ। अगला भाग इनमें से कुछ फिल्मों की बारीकी से जांच करेगा। नए कैरेबियाई सिनेमा के बारे में अपने शब्दों में ब्रिटिश सांस्कृतिक आलोचक स्टुअर्ट हॉल इस बात पर जोर देते हैं कि पहचान तय नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह कुछ ऐसा है जो लगातार आकार लेता रहता है और वास्तव में कभी पूरा नहीं होता। पहचान प्रतिनिधित्व के भीतर बनती है, बाहर प्रतिनिधित्व से नहीं। इसका मतलब यह है कि सांस्कृतिक पहचान हमेशा बदलती रहती है और विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इसे लगातार बातचीत और पुनर्परिभाषित करना पड़ता है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रवासी भारतीयों में अनुभव किए गए अंतर्निहित विखंडन और फैलाव के सामने एकता और सुसंगतता की भावना स्थापित करना संभव है? और यदि ऐसी सुसंगतता प्राप्त की जा सकती है, तो क्या यह ठोस के बजाय काल्पनिक चीज नहीं है? अपने निबंध इमेजिनरी होमलैंड्स में सलमान रुश्दी बताते हैं कि जब लोग भारत छोड़ते हैं तो वे जो कुछ पीछे छोड़ गए हैं
उसे वापस नहीं पा सकते हैं। इसके बजाय वे अपने दिमाग में काल्पनिक मातृभूमि की तरह काल्पनिक स्थान बनाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक शहरों या गांवों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रवासी जो अब अलग अलग जगहों पर हैं, उन्हें यह पता लगाना होगा कि वे अपनी नई संस्कृति में कैसे फिट हों और अपने लिए जगह बनाएं। हॉल के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें शामिल हैं, यह बनने और होने के बारे में है। भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान उपनिवेशवाद, साम्राज्य और उसके बाद आए इतिहास से आकार लेती है, लेकिन ये पहचान अन्य तरीकों से बदल सकती है। इसलिए पहचान केवल लेबल है जिनका उपयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि हम अतीत की कहानियों से कैसे जुड़े हुए हैं। हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान वे बिंदु हैं जहां इतिहास और संस्कृति एक साथ आते हैं और वे मतभेदों और व्यवधानों से भरे हुए हैं। तो प्रवासी भारतीयों का अनुभव विविध और भिन्न होने, उन भिन्नताओं के साथ रहने और विभिन्न चीजों का मिश्रण होने के बारे में है। हॉल डायस्पोरा के बारे में एक तरह की सांस्कृतिक पहचान के रूप में सोचने का एक तरीका सुझाते हैं, जो कि आप जहां से आए हैं वहां वापस जाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि अलग होने पर आधारित है। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों द्वारा बनाई गई फिल्मों में दक्षिण एशियाई समुदायों को कैसे दिखाया जाता है, इसके लिए मतभेदों के माध्यम से पहचान बनाने और विभिन्न चीजों का मिश्रण होने का यह तरीका वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह निबंध मुख्य रूप से उन फिल्म निर्माताओं पर केंद्रित होगा। जिग्ना देसाई का मानना है कि दक्षिण एशियाई प्रवासी पहचान मुख्य रूप से फिल्म की दुनिया के माध्यम से आकार लेती है और चुनौती देती है। दक्षिण एशियाई प्रवासी सिनेमा का एक विकसित रूप है जो विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य विचारों, राजनीति और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है। यह बॉलीवुड, हॉलीवुड, ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सिनेमा और आर्ट हाउस सिनेमा के बीच में पड़ता है। यह संतुलन कार्य काफी मुश्किल हो सकता है। जैसा कि देसाई दृढ़ता से तर्क देते हैं, जब पश्चिम में कलाघर सिनेमा की बात आती है, तो विदेशी फिल्में, विशेष रूप से विकासशील देशों की फिल्मों को अक्सर अन्य संस्कृतियों में खिड़की के रूप में देखा जाता है। इन मामलों में प्रवासी फिल्म निर्माताओं को देशी मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, मर्चेंट आइवरी की 1983 की डॉक्यूड्रामा कोटेशंस ऑफ बॉम्बे या मीरा नायर की पहली फिल्म सलाम बॉम्बे, नृवंश विज्ञान प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। इसी तरह का दृष्टिकोण पश्चिम में सत्यजीत रे की फिल्मों पर भी लागू किया गया था। इन निर्देशकों को जीन ल्यूक गोडार्ड या फेडेरिको फेलिनी जैसे यूरोपीय कला घराने के फिल्म निर्माताओं के साथ काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि बॉलीवुड फिल्मों को आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता था। इस बहिष्कार ने कुछ तनाव पैदा कर दिया है, जैसा कि नरगिस की निम्नलिखित टिप्पणियों से पता चलता है। नरगिस, आपको क्या लगता है कि पाथेर पांचाली जैसी फिल्में अन्य देशों में लोकप्रिय क्यों हो जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग भारत को बेहद खराब स्थिति में देखना चाहते हैं। उनके मन में हमारे देश की यही छवि है और एक फिल्म जो पुष्टि करती है कि वह छवि उन्हें वास्तविक लगती है। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन रे जैसा प्रसिद्ध निर्देशक ऐसी फिल्म क्यों बनाएगा? नरगिस, पुरस्कार जीतने के लिए। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होती हैं, वे केवल पुरस्कार जीतते हैं। मेरी इच्छा यह है कि यदि श्री रे विदेशों में भारतीय गरीबी का प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें आधुनिक भारत का भी चित्रण करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, आधुनिक भारत से क्या तात्पर्य है? नरगिस, बांध जैसी चीजें। रुश्दी, 1992, पृष्ठ 108 से 109।
देसाई इस बारे में बात करते हैं कि कैसे दक्षिण एशियाई प्रवासी सिनेमा अलग खड़ा है और राष्ट्रीय फिल्म उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह सिनेमा, विशेष रूप से यूके में, अंग्रेजी होने का क्या अर्थ है, इस पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेता है और यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जैसा कि 1994 में शोहट और स्टैम ने नोट किया था। ब्रिटिश संदर्भ में बहुत सारी फिल्में और स्क्रिप्ट कार्यशालाओं और समूहों में उत्पन्न हुई 1980 के दशक के दौरान लंदन में स्थापित। यह बढ़ते नस्लीय तनाव और दक्षिणपंथी रूढ़िवादी अभिजात वर्ग द्वारा अंग्रेजीपन की विशेष व्याख्याओं की प्रतिक्रिया थी। ब्लैक ब्रिटिश सिनेमा, हालांकि यह मुख्यधारा के फिल्म निर्माण के ढांचे के भीतर संचालित होता है, इसे अधिक सटीक रूप से स्वतंत्र फिल्म निर्माण के रूप में वर्णित किया गया है। इन फिल्मों में संबोधित विषयों को काले ब्रिटिश समुदाय और ब्रिटिश जनता दोनों के बीच कट्टरपंथी माना जाता था। इसे स्पष्ट करने के लिए हम हनीफ कुरैशी की फिल्मों को मिली प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्मन स्टोन ने लंदन संडे टाइम्स में माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट की आलोचना की, इसे अंग्रेजी जीवन के बीमार दृश्यों का प्रतिनिधित्व कहा। ब्रिटिश एशियाई समुदाय भी अपने समुदाय के अपरंपरागत चित्रण से परेशान था। यह कुरैशी जैसे दूसरी पीढ़ी के एशियाई लोगों की अद्वितीय स्थिति को उजागर करता है, जिन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी ब्रिटिश पहचान के बीच की जगह को नेविगेट करना पड़ता है। हनीफ कुरैशी की फिल्मों को व्यापक पहचान मिली, आंशिक रूप से सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त धन के कारण। इस वित्तीय सहायता ने इन फिल्मों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और कुछ व्यावसायिक सफलता हासिल करने की अनुमति दी। कुशलता के साथ कहानियां कहने में कुरैशी की कुशलता ने भी फिल्मों की सफलता में योगदान दिया। उनका उद्देश्य जाति, लिंग, व्यक्तित्व, घर और परंपरा जैसे जटिल विषयों को उनकी गहराई को बनाए रखते हुए एक नाजुक स्पर्श के साथ संभालते हुए अपने फिल्म लेखन को त्वरित और हल्का बनाना था। कुरैशी ने कहा कि उनकी पटकथा की विषयवस्तु को देखते हुए उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि माई सन द फैनेटिक जैसी फिल्में लाभदायक होंगी और आम जनता के लिए बहुत रुचिकर होंगी। 1985 की कुरैशी की फिल्म माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट 1980 के दशक के मध्य में दक्षिण लंदन के एक युवा एशियाई व्यक्ति उमर की कहानी बताती है। वह अपने शराबी पिता की देखभाल करता है। उमर के चाचा, जो प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के उद्यमशीलता विचारों का समर्थन करते हैं, उन्हें एक खराब लॉन्ड्रेट को ठीक करने और प्रबंधित करने का मौका देते हैं। उमर इस अवसर का लाभ उठाता है और अपने पुराने स्कूल मित्र जॉनी को शामिल करता है, जो नवनाजियों के गिरोह में शामिल हो गया है। दोनों व्यक्ति लॉन्ड्रेट को एक सफल व्यवसाय में बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं और साथ ही रोमांटिक रूप से भी जुड़ जाते हैं। यह फिल्म नस्ल, कामुकता और सामाजिक वर्ग से संबंधित रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। इस फिल्म के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह कैसे दोनों दृष्टिकोणों से ब्रिटिश और एशियाई पहचान की खोज करती है। यह दर्शाता है कि आप ब्रिटिश और एशियाई दोनों हो सकते हैं, आपको एक को दूसरे के ऊपर चुनने की जरूरत नहीं है। यह फिल्म दर्शकों को घर और अपनेपन की सामान्य परिभाषाओं से परे सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करने पर यह नई संभावनाओं को खोलता है और ब्रिटिश दक्षिण एशियाई समुदाय का हिस्सा होने के अर्थ की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। संक्षेप में, कुरैशी के काम का उद्देश्य दक्षिण एशियाई व्यक्तियों के व्यक्तिगत इतिहास पर प्रकाश डालना है, जिससे ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों की विविधता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह तैयार हो सके। यह अंग्रेजीपन की जटिल अवधारणा के भीतर घरेलू और विदेशी, देशी और आप्रवासी के बीच सरलीकृत भेदों पर भी सवाल उठाता है
और उन्हें तोड़ता है। यह फिल्म और इसके जैसी अन्य फिल्में ब्रिटिश एशियाई जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए एक नया मंच तैयार करती है। गुरिंदर चड्ढा, हनीफ कुरैशी और मीरा सयाल जैसे फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक न्याय, आत्मशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व और समान अवसरों के सवालों के संबंध में पहचान, घर, अपनापन, नस्ल और जातीयता जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से इन तीन व्यक्तियों ने ब्रिटेन में पैदा हुए और पले-बढ़े एशियाई लोगों की एक नई पीढ़ी के लिए अंग्रेजीपन की जटिल अवधारणा का पता लगाया है। नाश्ता 2002-173। तो यह पता लगाने की जरूरत है कि ब्रिटिश एशियाई, कनाडाई, भारतीय इत्यादि होने का क्या मतलब है। इसके अलावा ये फिल्में, जिनमें से कई ऐसे लेखकों द्वारा लिखी गई थी जिन्होंने समान विषयों पर अत्यधिक प्रशंसित उपन्यास भी लिखे हैं, इस तथ्य को उजागर करते हैं कि वर्ग, नस्ल, लिंग और कामुकता पर परस्पर विरोधी विचारों वाले समाज में रहना जो मिश्रित स्थानों को परिभाषित करता है। ब्रिटेन में काले और एशियाई प्रवासी नेविगेट करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। जैसा कि बेंड इट लाइक बेकहम जैसी हालिया फिल्मों ने प्रदर्शित किया है, ये मुद्दे हल होने से बहुत दूर हैं। वहीं 190 इस संदर्भ में घर और मातृभूमि के संबंध में किसी की पहचान पर बातचीत करने में प्रवासी आत्मप्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। सितंबर 2000 में फिल्मफेयर के साथ एक साक्षात्कार में शबाना आज़मी ने कहा, ब्रिटिश शब्द का मतलब सफेद एंग्लो सैक्सन नहीं है। एशियाई लोग अब ब्रिटिश तानेबाने का हिस्सा है। देखें मिश्रा 2002-241। दक्षिण एशियाई प्रवासी किस हद तक समाज के तानेबाने में एकीकृत हो गए हैं, इसका पता प्रवासी भारतीयों में दक्षिण एशियाई फिल्म निर्माताओं द्वारा वैकल्पिक पहचान निर्माणों के माध्यम से लगाया जाता है। माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट, माई सन द फैनेटिक, भाजी ऑन द बीच, अनीता एंड मी या बेंड इट लाइक बेकहम जैसी फिल्में न केवल दूसरी पीढ़ी के एशियाई लोगों के लिए पहचान वार्ता की चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, लेकिन इससे एक गहरे पहचान संकट का भी पता चलता है जिसका ब्रिटेन ने 1980 के दशक के मध्य में सामना किया था और आज भी जूझ रहा है। ब्रिटिश सिनेमा में विषयों के रूप में ब्रिटिश एशियाई और अश्वेत समुदायों के उद्भव ने सीधे तौर पर सांस्कृतिक पहचान की प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी, जिससे पता चला कि सांस्कृतिक पहचान को विखंडित, पुनर्निर्मित और फिर से लिखा जा सकता है। माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट जैसी फिल्म में ब्रिटिश संस्कृति के एक ऐसे संस्करण की कल्पना की गई है जो एक साथ परिचित और विदेशी है, जो इस क्षेत्र को अंदरूनी बाहरी दृष्टिकोण से दर्शाता है। वही गुरिंदर चड्ढा की फिल्में बनाने में रुचि तब शुरू हुई जब उन्होंने माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट देखी। उनकी पहली फिल्म भाजी ऑन द बीच, जो मीरा सयाल द्वारा लिखी गई थी, इसी शैली पर आधारित थी। यह फिल्म भारतीय महिलाओं की 3 पीढ़ियों की कहानी बताती है जो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में समुद्र तटीय सैरगाह ब्लैकपूल की एक दिन की यात्रा पर जाती है। यह कुरैशी की फिल्मों के समान विषयों की खोज करता है, लेकिन इसकी महिला मुख्य पात्रों के परिप्रेक्ष्य से। हालांकि शुरुआत में इसने बॉक्स ऑफिस पर लाभ नहीं कमाया, लेकिन अंततः वीडियो बिक्री के माध्यम से यह आर्थिक रूप से सफल हो गई। भाजी ऑन द बीच ने अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्मों के लिए एक प्रवृत्ति स्थापित की, जो 1990 के दशक के अंत में एशियाई फिल्म निर्माण के बारे में चर्चा का प्राथमिक केंद्र बन गई। ये फिल्में ड्रामा से कॉमेडी की ओर स्थानांतरित हो गई, जैसा कि 1999 की फिल्म ईस्ट इज ईस्ट में देखा गया था। गुरिंदर चड्ढा ने बेंड इट लाइक बेकहम के साथ इस प्रवृत्ति को जारी रखा,
जो 2002 में एक बड़ी सफलता बन गई। इस फिल्म में उन्होंने साउथ हॉल में एशियाई समुदाय के बारे में समान विषयों और संवेदनाओं को व्यक्त करने का लक्ष्य रखा, लेकिन अधिक लोकप्रिय और सुलभ दृष्टिकोण के साथ। क्योंकि इन फिल्मों ने अधिक पारंपरिक फिल्म निर्माण शैली का पालन किया और क्योंकि यूके, कनाडा और अमेरिका में बहुसंस्कृतिवाद के बारे में चर्चा बढ़ रही थी, इनमें से कई फिल्म निर्माता उत्पादन और वितरण तक व्यापक पहुंच हासिल करने में सक्षम थे। परिणामस्वरूप ब्लैक ब्रिटिश फिल्म निर्माण फिल्म उद्योग का एक छोटा, स्वतंत्र हिस्सा बनने से दूर चला गया। यह धीरे धीरे कम हाशिए पर चला गया और इस बदलाव से पता चला कि सांस्कृतिक मूल्य और राष्ट्रीय पहचान की पारंपरिक संरचनाएं बढ़ती विखंडन के दौर से गुजर रही थी। क्या यह सिनेमा जैसे जैसे लोकप्रियता हासिल करता है और संस्कृति का एक स्थापित हिस्सा बन जाता है, एक नई राष्ट्रीय सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा माना जा सकता है। माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट और सैमी एंड रोजी गेट लाइट जैसी फिल्मों ने स्क्रीन पर विभिन्न पहचान दिखाकर आम विचारों को चुनौती दी है और अंग्रेजी का क्या मतलब है, इसके निश्चित विचारों को खारिज कर दिया है। इस तरह ये फिल्में सीधे तौर पर अंग्रेजी राष्ट्रवाद के विकास पर भी सवाल उठाती है, जो 1980 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश राज के दिनों की याद दिलाता है, जिसे गांधी या ए पैसेज टू इंडिया जैसी फिल्मों के साथ साथ टीवी श्रृंखला द ज्वेल इन द क्राउन, ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्मों की शुरुआती लहर दक्षिण एशियाई प्रवासी का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्में थी और उन्हें व्यावसायिक सफलता भी मिली। हमें प्रवासी सिनेमा की जटिल स्थिति और विभिन्न संदर्भों के बीच इसके स्थान को कैसे समझना चाहिए? एक ओर यह राष्ट्रीय संदर्भ में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, लेकिन दूसरी ओर यह वैश्विक संदर्भ से भी संबंधित है। ये फिल्में समान विषय साझा करती हैं, जैसे नस्लवाद, बहुसंस्कृतिवाद, घर के विचार, लिंग और यौन राजनीति पर ध्यान केंद्रित, जैसा कि 2004 में देसाई द्वारा चर्चा की गई थी। महत्वपूर्ण रूप से इन शुरुआती फिल्मों में मुख्य पात्र पुरानी यादों और स्मृति के माध्यम से अपने घरेलू देशों में अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की कोशिश करने के बजाय प्रवासी भारतीयों के गतिशील मार्गों में घर की भावना की तलाश करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपनी मातृभूमि के साथ प्राकृतिक और जैविक संबंधों के विचार का आह्वान नहीं करते हैं। इसके बजाय ये फिल्में स्वीकार करती हैं कि प्रवासी पहचान संकर है, एक चीज या दूसरी चीज के या तो होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दोनों पहलुओं को शामिल करती है। 1990 के दशक के मध्य में भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के कारण मीरा नायर और दीपा मेहता जैसे दक्षिण एशियाई प्रवासी लोगों के कुछ फिल्म निर्माताओं ने अपना ध्यान वापस अपनी मातृभूमि पर केंद्रित कर दिया। नायर ने कामसूत्र 1996 निर्देशित की, जो एक कामुक विषय पर आधारित एक ऐतिहासिक रोमांस है जो वेश्याओं और रानियों के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में 16वीं सदी के भारत का एक कामुक और कुछ लोगों के अनुसार रूढ़िवादी चित्रण प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने 2002 में मॉनसून वेडिंग का भी निर्देशन किया। कनाडाई फिल्म निर्माता दीपा मेहता भी फायर, अर्थ और वाटर नामक एक फिल्म त्रयी बनाने के लिए भारत लौट आईं, जिसने दक्षिण एशिया में महिलाओं की स्थिति का पता लगाया। फायर ने विशेष रूप से भारत में विवाद पैदा कर दिया क्योंकि इसमें दो महिलाओं के बीच रोमांटिक रिश्ते को दर्शाया गया था, जिसके कारण अतिराष्ट्रवादियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस चित्रण पर आपत्ति जताई। फिर भी फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। त्रयी की दूसरी फिल्म अर्थ
बापसी सिद्धवा के 1988 के उपन्यास आइस कैंडी मैन पर आधारित थी। यह फिल्म बॉलीवुड और दीपा मेहता की कनाडाई टीम की प्रतिभाओं को एक साथ लेकर आई। संगीत AR रहमान द्वारा बनाया गया था और इसमें आमिर खान और नंदिता दास जैसे कलाकार थे। हालांकि पहली फिल्म फायर की तरह राष्ट्रवादियों ने विरोध प्रदर्शन किया जो इसकी सामग्री से सहमत नहीं थे। इन आपत्तियों के कारण दीपा मेहता को तीसरी फिल्म वाटर बनाने की अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। बाद में वह बॉलीवुड नामक एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कनाडा वापस चली गई, जिस पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे। वाटर का उत्पादन फिर से शुरू करने में लगभग 5 साल लग गए। अंततः इसे श्रीलंका में एक अलग नाम के तहत और सख्त गोपनीयता उपायों के साथ फिल्माया गया। फिल्म अंततः 2005 में रिलीज हुई। देसाई ने उचित रूप से नायर और मेहता की फिल्मों की चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर इशारा किया, जो दक्षिण एशिया पर केंद्रित है। ये फिल्में खुद को बॉलीवुड और अन्य भारतीय सिनेमाघरों के बीच एक नाजुक संतुलन में पाती है। वे दिखाते हैं कि कैसे दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्में अपनी संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करने के जटिल संघर्ष में शामिल हो सकती हैं। हाल के वर्षों में दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्में बॉलीवुड सिनेमा के साथ अपने संबंध पर पुनर्विचार कर रही हैं। बॉलीवुड का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर पहचान बनाना है, जैसा कि 2004 में पेज 40 पर देसाई द्वारा वर्णित है। बॉलीवुड के इस वैश्विक विस्तार ने न केवल विषयों को बल्कि दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्मों की पहुंच को भी प्रभावित किया है। ब्रिटिश एशियाई लोगों ने बॉलीवुड को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन ब्रिटिश एशियाई प्रवासी फिल्म निर्माताओं ने व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड के तत्वों को अपनाया। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि प्रवासी फिल्म निर्माताओं ने पहले भी अपने काम में बॉलीवुड का संदर्भ दिया है। उदाहरण के लिए भाजी ऑन द बीच में एक बॉलीवुड शैली का संगीतमय स्वप्न अनुक्रम शामिल है और ईस्ट इज ईस्ट में परिवार एक बॉलीवुड फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाता है। मिसिसिपी मसाला और फायर जैसी फिल्में बॉलीवुड संगीत को अपने बैकग्राउंड साउंडट्रैक के रूप में उपयोग करती हैं, जैसा कि पृष्ठ 42 पर बताया गया है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्म निर्माताओं ने भी बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म शैली को अपनाया है। शादियां एक सामान्य सांस्कृतिक सूत्र के रूप में संलयन परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे विभिन्न संस्कृतियों में अच्छी तरह से प्रतिध्वनित होती है, पूर्व और पश्चिम और प्रवासी भारतीयों को मातृभूमि से जोड़ती है, जैसा कि पृष्ठ 212 से 216 पर चर्चा की गई है। मानसून वेडिंग और बेंड इट लाइक बेकहम इस दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। दीपा मेहता भी इन तत्वों को बॉलीवुड हॉलीवुड में शामिल करती है और गुरिंदर चाड़ा द्वारा जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडिस का यूके में ब्राइड एंड प्रेजुडिस शीर्षक से रूपांतरण इस बात को और भी अधिक रेखांकित करता है। जिग्ना देसाई इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हुए तर्क देती है कि मीरा नायर की मॉनसून वेडिंग एक बड़े बुर्जुआ परिवार की शादी के चित्रण में उदासीनता, आनंद और स्त्री राजनीति के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। शादियां प्रवासी भारतीयों और मातृभूमि के बीच आदर्श संबंधों के प्रतीक के रूप में काम करती है और वे अंतर्राष्ट्रीय और अंतरसांस्कृतिक टिप्पणियों का विषय भी है, जैसा कि पृष्ठ 217 पर वर्णित है। मानसून वेडिंग बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाते हुए एक खुशहाल परिवार के मुखौटे के नीचे छिपे परेशान करने वाले मुद्दों को प्रकाश में लाती है। फिल्म स्वर्गीय पूंजीवाद, अंतर्राष्ट्रीयता और आधुनिकता जैसी वैश्विक ताकतों के बीच पारिवारिक रिश्तों और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में पुरानी यादों और कल्पना की कहानी बुनती है,
जैसा कि पृष्ठ 219 पर विस्तार से बताया गया है। मॉनसून वेडिंग में फोकस सिर्फ शादी पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं पर होता है। उदाहरण के लिए महिला संगीत को एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित किया जाता है जहां महिलाएं खुद को अभिव्यक्त कर सकती हैं और अपनी भूमिका निभा सकती हैं। भारत की आधुनिकता पर निर्देशक के फोकस को देखते हुए फिल्म में अरेंज मैरिज थोड़ी अस्पष्ट है। यह आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों के बीच तनाव पैदा करता है और वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बदलती दुनिया में स्थिरता प्रदान करता है। जैसे ही दुल्हन अदिति को अपने भावी पति से प्यार हो जाता है, उसकी अपनी पसंद के कारण अरेंज्ड मैरिज लव अरेंज्ड मैरिज में बदल जाती है। वह अपने प्रेमी विक्रम की जगह हेमंत को बेहतर विकल्प मानते हुए चुनती है। अदिति ने हेमंत के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की, जिससे उसकी यौन एजेंसी को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से व्यक्त होने का मौका मिला। चिंतन और क्रिया 19.2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रवासी फिल्म निर्माताओं और उनके समुदायों के प्रतिनिधित्व पर चर्चा करें। शीर्षक: प्रवासी फिल्म निर्माताओं और उनके समुदायों का प्रतिनिधित्व। परिचय: दुनिया तेजी से आपस में जुड़ रही है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग अपने घरेलू देशों से बाहर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस घटना ने डायस्पोरा की अवधारणा को जन्म दिया है, जो लोगों के एक समूह के उनकी मूल मातृभूमि से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैलाव को संदर्भित करता है। इस प्रतिबिंब में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे प्रवासी फिल्म निर्माता अपने काम में अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सांस्कृतिक अनुभवों और पहचानों की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं जो वे वैश्विक मंच पर लाते हैं। प्रवासी फिल्म निर्माता। प्रवासी फिल्म निर्माता वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी मातृभूमि से पलायन कर चुके हैं और अब ऐसी फिल्में बनाते हैं जो अक्सर उनके अनुभवों, दृष्टिकोणों और उनके समुदायों की बहुमुखी प्रकृति को दर्शाती है। ये फिल्म निर्माता न केवल प्रवासी समुदायों की विविधता को प्रदर्शित करने में बल्कि अंतरसांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण मीरा नायर है, जो एक भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता है, जो द नेमसेक और मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। नायर की फिल्में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों का एक अंतरंग चित्रण प्रदान करती है, पहचान, सांस्कृतिक टकराव और अनुकूलन के विषयों की खोज करती है। प्रवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व। प्रवासी फिल्म निर्माता अक्सर अपने समुदायों की चुनौतियों और जीत को चित्रित करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सहारा लेते हैं। ये प्रतिनिधित्व पहचान, अपनेपन और विदेशी भूमि में रहने की जटिलताओं के बारे में व्यापक बातचीत में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ताइवानी अमेरिकी फिल्म निर्माता एंग ली ने ईट ड्रिंक मैन वुमन और वेडिंग बैंक्वेट जैसी फिल्मों के माध्यम से एशियाई प्रवासी लोगों के संघर्ष और आकांक्षाओं का पता लगाया है। उनका काम एशियाई आप्रवासी समुदायों के भीतर परंपरा और आधुनिकता के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है, जो पहचान की विकसित प्रकृति पर प्रकाश डालता है। सांस्कृतिक प्रामाणिकता। प्रवासी फिल्म निर्माताओं की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक उन संस्कृतियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। सावधानीपूर्वक शोध, समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ये फिल्म निर्माता अपने समुदायों को सम्मान और सटीकता के साथ चित्रित करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश भारतीय फिल्म निर्माता गुरिंदर चड्ढा ने अपनी फिल्म बेंड इट लाइक बेकहम में इस प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया है। फिल्म न केवल यूके में पंजाबी सिख समुदाय को दर्शाती है
बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव के साथ साथ युवा महिलाओं की आकांक्षाओं का भी पता लगाती है। चुनौतीपूर्ण रूढ़ियाँ। प्रवासी फिल्म निर्माता अपने समुदायों के बारे में रूढ़ियों और गलत धारणाओं को भी चुनौती देते हैं, जिससे बाधाएं टूटती हैं और समझ को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, एक अफ्रीकी अमेरिकी फिल्म निर्माता ली डेनियल ने प्रेशियस और बटलर जैसी फिल्मों में नस्ल, पहचान और परिवार से संबंधित जटिल मुद्दों को संबोधित किया है। उनका काम पारंपरिक चित्रणों से परे है, अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासी और उनके अनुभवों में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। प्रवासी फिल्म निर्माता सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करते हैं, अपने मेजबान देशों और अपने पैतृक मातृभूमि के बीच संवाद और आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक भारतीय कनाडाई फिल्म निर्माता दीपा मेहता ने फायर, अर्थ और वाटर सहित फिल्मों की एक त्रयी बनाई है, जो कनाडा और भारत में भारतीय प्रवासियों के अनुभवों का पता लगाती है। उनकी फिल्मों ने सांस्कृतिक मूल्यों, लिंग गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा छेड़ दी है। समावेशन और विविधता। प्रवासी फिल्म निर्माता अद्वितीय दृष्टिकोण और कहानियां पेश करके वैश्विक फिल्म उद्योग के विविधीकरण में योगदान करते हैं। इन आवाजों का समावेश सिनेमाई परिदृश्य को समृद्ध करता है और प्रतिनिधित्व की बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता और फिल्म निर्माता रिज अहमद फिल्म उद्योग में विविधता बढ़ाने के प्रमुख समर्थक रहे हैं। उनका काम, जैसे मोगुल मोगली, ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदायों के अनुभवों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए पहचान, जातीयता और व्यक्तिगत संघर्षों के अंतर्संबंध को उजागर करता है। निष्कर्ष। प्रवासी फिल्म निर्माता वैश्विक मंच पर अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रवासी अनुभवों पर प्रामाणिक, विविध और सूक्ष्म दृष्टिकोण पेश करते हैं। वे रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं और फिल्म उद्योग की समावेशिता और विविधता में योगदान करते हैं। अपने काम के माध्यम से वे दुनिया भर के दर्शकों को प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में पहचान, अनुकूलन और अपनेपन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाते हैं। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि अंतरसांस्कृतिक सहानुभूति को शिक्षित और बढ़ावा भी देती हैं, जिससे तेजी से वैश्वीकरण हो रही दुनिया में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इग्नू के छात्रों के रूप में हमें अधिक परस्पर जुड़ी और समावेशी दुनिया को आकार देने में इन फिल्म निर्माताओं के प्रयासों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। दीपा मेहता की फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड भी शादी के बारे में पारंपरिक और आधुनिक विचारों पर सवाल उठाती है, लेकिन प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में। कहानी टोरंटो में रहने वाले एक अमीर अनिवासी भारतीय एनआरआई राहुल के इर्दगिर्द घूमती है। वह अपनी बहन की शादी के लिए अपनी मंगेतर होने का दिखावा करने के लिए एक एस्कॉर्ट को काम पर रखता है, ताकि वह शादी के लिए अपनी दबाव डालने वाली मां और दादी के दबाव से बच सके। दीपा मेहता ने विवाह फिल्म शैली के भीतर बड़ी चतुराई से दो अलग-अलग सिनेमाई शैलियों बॉलीवुड और हॉलीवुड का मिश्रण किया है। बॉलीवुड अक्सर एक सामान्य सांस्कृतिक विषय के रूप में शादियों पर निर्भर रहता है, जबकि हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडीज को सुखद अंत के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मेहता ने एक आकर्षक मिश्रण बनाने के लिए इन दोनों शैलियों को सफलतापूर्वक संयोजित किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह यह कभी नहीं भूलती कि फिल्म का सार बॉलीवुड में निहित है। राहुल ने एनआरआई का वर्णन बॉलीवुड हॉलीवुड की मानसिक स्थिति में किया है, जो पश्चिम में रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड सिनेमा में दर्शाए गए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को धारण करते हैं।
मेहता एक विशिष्ट हॉलीवुड कथानक लेते हैं और इसे बॉलीवुड तत्वों से भर देते हैं। उनके विचार में बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही व्यावसायिक कथानक साझा करते हैं, जो उन्हें प्रकृति में काफी समान बनाता है। एक लड़का एक लड़की से मिलता है, वे अलग हो जाते हैं और फिर एक हो जाते हैं। मेहता 2002 पृष्ठ 44। इस सीधी कहानी के नीचे पहचान की एक परीक्षा है, जहां विभिन्न भूमिकाओं के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती है। उदाहरण के लिए, राहुल का ड्राइवर शाम के समय रॉकिनी नामक ड्रैग क्वीन के रूप में दोगुना हो जाता है। राहुल का भाई गोविंद एक शर्मीला किशोर है, जो हमेशा एक कैमरा लेकर चलता है और बॉलीवुड फिल्मों की दुनिया में रहता है, अक्सर पारिवारिक स्थितियों की तुलना बॉलीवुड कथानकों से करता है। उनकी मां एक सामान्य बॉलीवुड मां की छवि में फिट बैठती है, जो अक्सर रोने लगती है और इशारे पर बेहोश हो जाती है, और उनकी दादी की ताकत उनकी सलाह से मेल खाती है, जो अक्सर शेक्सपियर के उद्धरणों के माध्यम से दी जाती है। अपने पिता के निधन के बाद राहुल परिवार के मुखिया की भूमिका निभाता है और अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उससे लगाई गई अपेक्षाओं के साथ संघर्ष करता है। उसकी मदद करने के लिए वह एक युवा महिला सू को काम पर रखता है, जिसने विभिन्न पहचानें अपना ली है। वह एक दयालु वेश्या की भूमिका निभाती है, जो पश्चिमी दर्शकों के लिए प्रिटी वुमन जैसी फिल्मों से और दक्षिण एशियाई दर्शकों के लिए मुगले-आज़म, पाकीज़ा या देवदास जैसी वेश्या फिल्मों से परिचित है। राहुल की बहन ट्विंकी गर्भवती होने के कारण शादी करने की जल्दी में है, जबकि सू, जो पंजाब की एक सिख लड़की सुनीता बताई जाती है, ने पहलवान किलर खालसा से शादी करने के अपने पिता के दबाव से बचने के लिए अंतिम उपाय के रूप में एस्कॉर्ट का सहारा लिया। वह ट्विंकी के संगीत में अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति बनाए रखती है, लेकिन जैसे ही उसके रहस्य सामने आते हैं, यह राहुल पर निर्भर करता है कि वह सू को उसकी शर्तों पर स्वीकार करना है या नहीं, एक वेश्या के रूप में या नहीं। वह अंततः अपनी दादी के कुछ मार्गदर्शन के साथ, जो अक्सर शेक्सपियर को उद्धृत करती है, उसके पिता द्वारा लगाए गए सांस्कृतिक मानदंडों के खिलाफ उसके विद्रोह को स्वीकार कर लेता है। इस संबंध में फिल्म शेक्सपियर की कॉमेडी के साथ समानताएं बनाती है, जैसा कि दादी के उनके नाटकों के लगातार संदर्भों से संकेत मिलता है। यह संबंध महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि शेक्सपियर के कार्यों में विवाह और शादी अक्सर महिला कामुकता को प्रसारित करने के एक तरीके के रूप में काम करते हैं। फिल्म त्याग, विवाह और पुत्रवधू कर्तव्य जैसे मुद्दों से संबंधित है, धीरे धीरे पहचान के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है और राहुल, उसकी बहन और सुनीता पर शादी करने के लिए पितृसत्तात्मक दबाव को उजागर करती है। इस विषय को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में देखा जा सकता है, या कभी खुशी कभी गम, जहां पारंपरिक परिवार के सदस्यों का प्रतिरोध रोमांटिक जोड़ों के लिए मुख्य बाधा है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के इन मेलोड्रामा में पितृसत्ता को अक्सर प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि बॉलीवुड हॉलीवुड में सांस्कृतिक मानदंड दक्षिण एशियाई प्रवासी, जिसे राहुल ने बीते युग में फंसे हुए के रूप में वर्णित किया है, उन बाधाओं को पैदा करता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। फिल्म चतुराई से बॉलीवुड और हॉलीवुड परंपराओं को जोड़ती है, जिससे यह एक पहचानने योग्य रोमांटिक कॉमेडी बन जाती है। यह बॉलीवुड सिनेमा का संदर्भ देती है, परिचितों का उपयोग करती है, कहानी कहने वाले तत्व, पात्र और यहाँ तक कि मेलोड्रामेटिक संवाद पर मजाक भी उड़ाते हैं। दीपा मेहता ने बॉलीवुड को अपनी फिल्म में सफलतापूर्वक शामिल किया है, केवल नकल के रूप में नहीं बल्कि प्रवासियों के अनुभवों का पता लगाने और प्रवासी भारतीयों के लिए बॉलीवुड के महत्व पर जोर देने के साधन के रूप में।
वह दिखाती है कि बॉलीवुड उनके किरदारों को कैसे प्रभावित करता है और इसका इस्तेमाल हास्य प्रभाव के लिए करता है। मेहता ने रणनीतिक रूप से पृष्ठभूमि में चलने वाली रंगीला और मस्त जैसी फिल्मों के दृश्यों को संदर्भ के रूप में शामिल किया है और दृश्यों के शुरू होने से पहले टैगलाइन जोड़ते हैं जो सीधे बॉलीवुड से संबंधित है। वह पश्चिमी दर्शकों के लिए भारतीय सिनेमा की अपील पर भी सवाल उठाती है और इसके आकर्षक आकर्षण पर प्रकाश डालती है। राहुल का कहना है कि हर कोई विदेशी चीजों की ओर आकर्षित होता है। मेहता की फिल्म न केवल बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों को समझती है, बल्कि भारतीय लोकप्रिय सिनेमा और भारतीय प्रवासियों में इसकी भूमिका पर भी स्नेहपूर्वक व्यंग्य करती है। यह स्वीकार करती है कि उनकी अपनी फिल्म बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के प्रभाव के बिना संभव नहीं होगी। बॉलीवुड के प्रति दीपा मेहता का असम्मानजनक दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि प्रवासी भारतीयों में इस शैली के साथ एक चंचल और व्यंग्यपूर्ण संबंध है। यह इस सरल दृष्टिकोण को चुनौती देता है कि हिंदी फिल्में केवल पुरानी यादों और मातृभूमि से जुड़ाव का स्रोत है। 19.4 निष्कर्ष। पहचान के बारे में चर्चा में फिल्में, फिल्म संगीत और सिनेमाई चित्रण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। इस संदर्भ में बॉलीवुड सिनेमा एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह प्रवासियों को उनके गृह देश से जोड़ता है और प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से भी जोड़ता है। कई वर्षों तक भारतीय लोकप्रिय सिनेमा के वैश्विक दर्शक वर्ग होने के बावजूद 1990 के दशक के अंत तक प्रवासी भारतीय एक केंद्रीय विषय नहीं बन पाए। प्रवासी लोगों के लिए हिंदी फिल्में अक्सर भारत का प्रतीक होती हैं, जो अतीत और वर्तमान, उनकी मूल संस्कृति और उनके द्वारा अपनाई गई नई संस्कृति, उनके घर और विदेश में उनके जीवन, उनकी राष्ट्रीयता के बीच सख्त मानसिक रेखाएं खींचने का एक तरीका बनाती है और एक नए राष्ट्र का हिस्सा बन रहे हैं। यह कल्पित भारत अक्सर अतीत में अटका रहता है, कुछ ऐसा जहां वे वापस नहीं लौट सकते, लेकिन यह एक अलग स्थान और समय में स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। बम्बईया फिल्में राष्ट्रीय पहचान की खोज के लिए एक विस्थापित सेटिंग बन जाती है। हालांकि बम्बई की फिल्मों और प्रवासी भारतीयों के साथ उनके संबंध को महज पुरानी यादों के रूप में मानने से पूरी कहानी नहीं बताई जाती है। भारतीय लोकप्रिय सिनेमा ने भारत के बाहर के बाजारों पर तेजी से प्रभाव डाला है। अतीत में इन बाजारों में मुख्य रूप से बड़े भारतीय आप्रवासी समुदाय होते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद से भारतीय सिनेमा का प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्मों और प्रवासी भारतीयों के बारे में सोचते समय हमें बॉलीवुड सिनेमा की भूमिका और प्रवासी फिल्म निर्माताओं को स्क्रीन पर कैसे चित्रित किया जाता है जैसे सवालों पर ध्यान देने की जरूरत है।